So in the previous class we have discussed concepts about angle between the two lines, concept of two perpendicular lines, parallel lines, condition for that, how to find out foot of perpendicular, how to find out image, all those we have discussed in the previous class. Today we are starting with some questions. One side of a rectangle lies along the straight line 4x plus 7y plus 5 equals to 0. एक rectangle की बात की गई है and one side of that rectangle is given along the line 4x plus 7y plus 5 equals to 0. Two of its vertices are, इसके जो दो vertices हैं rectangle के जो vertices हैं, two of its vertices are -3,1 and 1,1. Two of its vertices are -3,1 and 1,1 और आपसे कहा गया equations of other three sides. Equations of other three sides. एक साइड की इक्वेशन गिवन है, अदर थ्री साइड्स की इक्वेशन फाइंड आउट करना है और इसके दो वर्टाइसेस गिवन है आपको. देखिएगा, इंटरेस्टिंग है. 4x प्लस 7y प्लस रेक्टेंगल है ना. सबसे पहली बात तो जो दो वर्टाइसेस दिए -3,1 और 1,1, आप ये चेक कर लीजिए कि -3,1 और 1,1 में से कोई एक वर्टेक्स या दोनों वर्टेक्स कितने सेटिस्फाई कर रहे हैं 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 को. कितने वर्टाइसेस इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो -3,1 डेफिनेटली -3,1 इज ऑन द स्ट्रेट लाइन 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और 1,1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. एक सेटिस्फाई कर रहा है, एक नहीं कर रहा है. रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है. अब ये कहा मैंने रेक्टेंगल की एक साइड 4x प्लस, पहले समझिएगा इसको, 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0. ये रेक्टेंगल, ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. कोई एग्जैक्टली स्लोप इंटरसेप्ट लेके प्लॉट करने की जरूरत नहीं, ठीक है. वैसे ही प्लॉट किया हमने ABCD. यस, रेक्टेंगल है, ऑल दीज एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. दैट्स ओके. -3,1 सेटिस्फाई करा. लेट्स से वी टेक कोऑर्डिनेट्स फॉर A इज -3,1. बोले सर ठीक है 1,1, लेकिन 1,1 के बारे में डिसाइडेड नहीं है कि 1,1 C होगा या D होगा. 1,1 के बारे में आइडिया नहीं है. -3,1 इज वन ऑफ द वर्टाइसेस देयर. 1,1 इज आइदर इट इज C और D. C या D में से कोई एक होगा. अब कौन सा होगा देखने वाली बात है. अब सबसे पहली बात, if you remember in the previous class we have discussed, if a straight line is given as x plus by plus c equals to 0, इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन अगर हमें लिखना है तो दैट इज रिटन एज ax प्लस by प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0. और इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखना है, डायरेक्टली वी कैन राइट एज कोएफिशिएंट इंटरचेंज करा हमने विद माइनस साइन bx माइनस ay प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0. लैम्डा है, लैम्डा डैश जो भी कहें आप, राइट. दैट इज 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0. बोर्ड पे देखिएगा. CD की इक्वेशन में लिख सकता हूँ, CD की इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं 4x प्लस 7y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0. किसी को दिक्कत तो नहीं होगी बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स. रेक्टेंगल दिया है उसने साफ साफ. 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ AB और उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन दैट इज 4x प्लस 7y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0. एक और बात, AB की इक्वेशन 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0. AD की इक्वेशन और BC की इक्वेशन लिख सकते हो क्या आप? परपेंडिकुलर लाइंस हैं, क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं हम. वी कैन राइट लाइक 7x माइनस 4y प्लस लैम्डा 1 इक्वल्स टू 0. लैम्डा मत बोलिएगा क्योंकि कांस्टेंट तो चेंज हो जाएगा कोएफिशिएंट इंटरचेंज करते हुए माइनस साइन के साथ में. लाइकवाइज दिस कैन बी रिटन एज 7x माइनस 4y प्लस लैम्डा 2 इक्वल्स टू 0. कोई दिक्कत तो नहीं होगी बिकॉज दीज टू आर पैरेलल. ये तो क्लियर है. रेक्टेंगल गिवन है तो AB इज पैरेलल टू CD है ना, एंड AD इज पैरेलल टू BC, राइट. क्लियर. यूजिंग दिस कंसेप्ट
पैरेलल लाइंस के केस में स्लोप सेम होगी और परपेंडिकुलर लाइंस के केस में m1 m2 इक्वल टू -1। अब क्या किया जाए? अब ध्यान से देखें तो -3,1 एक तो फिक्स है, एक तो ठीक है, 4x + 7y + 5 = 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमने क्या किया, -3,1 ए के जो ए वर्टेक्स जो है दैट इज -3,1 और -3,1 सेटिस्फाई कर रहा है, किसे सेटिस्फाई कर रहा है? सेटिस्फाई 7x - 4y + λ1 = 0। क्या परेशानी, ठीक है ना भाई? -3,1 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ λ1। λ1 की वैल्यू मिल जाएगी। कैन यू टेल मी दैट वैल्यू प्लीज? x की जगह -3 और y की जगह 1, इट विल बिकम -21 -4, λ1 is coming as 25। so I got the equation of AD as, मुझे AD की इक्वेशन पता लग गई ना? पता, अरे भाई λ1 की वैल्यू आ गई, -3,1 इस इक्वेशन में पुट कर दिया, यू गॉट λ1 is equals to 25। so you got the equation of AD as 7x - 4y + 25 = 0। पक्का? एक काम तो हुआ। अब फिर सोचना, 1,1 इज वन ऑफ द वर्टेक्स। अभी तक हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि यार सी है या डी है। अब हम डिसाइड कर पाएंगे। बोले सर कैसे? इफ 1,1 सेटिस्फाइज से 7x - 4y + 25 = 0 तो डी है, और नहीं कर रहा है तो सी है। आर यू गेटिंग दिस? भाई तो 1,1 पुट किया हमने, 7 - 4 + 25, नो इट्स नॉट 0। इसका मतलब डी के कोऑर्डिनेट्स 1,1 नहीं है। इसका मतलब सी के कोऑर्डिनेट्स 1, सभी लोग समझ रहे हैं? कोऑर्डिनेट्स फॉर सी इज 1,1। काफी अच्छी बात है, और अब तो बात बन गई हमारी। बोले सर कैसे, क्यों? डेफिनेटली 1,1 जो है दैट 1,1 4x + 7y + λ = 0 को सेटिस्फाई करेगा, एज वेल एज 1,1 7x - 4y + λ2 = 0 को भी सेटिस्फाई करेगा। आर यू गेटिंग दिस? सो 1,1 satisfies equation of CD and BC। so 1,1 पुट कर दिया हमने, आ रहा है समझ में? तो 1,1 पुट करोगे दोस्तों तो 4x + 7y + λ = 0। तो व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग फॉर लैम्डा? 1,1 रख दिया, 4 + 7 11, लैम्डा = -11। और λ2 की वैल्यू 1,1 इसमें भी रख दो, 7 - 4 3 + λ2, तो λ2 की वैल्यू आ गई -3। इक्वेशंस आ गई आपके पास। 4 इक्वेशन ऑफ CD, इक्वेशन ऑफ CD जरूर हम लिख देंगे, दैट इज 4x + 7y - 11 = 0। और इक्वेशन ऑफ BC, (7x - 4y - 3 = 0। आर यू गेटिंग दिस? साबित तो आ गया। दिस इज AD CD BC। कंसेप्ट क्लियर है? 4x + 7y + 5 = 0 is the equation of one of the sides of a rectangle and two vertices are given। so हमने ऑब्जर्व किया कि -3,1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो वी हैव टेकन द कोऑर्डिनेट्स फॉर A is -3,1, 1,1 could be C or D। so parallel lines है, so AB is parallel to CD, so we have written here 4x + 7y + λ = 0, and AB is perpendicular to AD as well as BC, so 7x - 4y + λ1 = 0 and 7x - 4y + λ2 = 0।
देन वी चेक फॉर 1,1 वेदर 1,1 इज सेटिस्फाइंग दिस, क्योंकि हम ये एक इक्वेशन तो हमने फाइंड आउट कर ली एडी की, क्यों? क्योंकि -3,1 सेटिस्फाई कर गया था इसको, फिर हमने चेक कर लिया 1,1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा था। 1,1 डेफिनेटली डी नहीं होगा, सी होगा, और सी अगर आ गया तो 4x प्लस 7y प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0 में 1 1 रख दिया, वी गॉट द वैल्यू ऑफ लेमडा, और 7x माइनस 4y प्लस लेमडा 2 इक्वल्स टू 0 में 1,1 रख दिया, आई गॉट द वैल्यू ऑफ लेमडा, राइट। बहुत छोटी सी बात, लेकिन पूरी मैथमेटिक्स या पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, दैट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। we have discussed about the foot of perpendicular, we have discussed about the image, that's okay. Now we are interested in the length of perpendicular, that's a straight line given to you as ax plus by plus c equals to 0. There is a point P point x1 y1 और P point x1 y1। अर्लियर हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज फाइंड आउट किया है। P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, Q पे मीट कर रहा है। आप कहेंगे आवर इंटरेस्ट इज अबाउट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P point x1 y1 on the straight line, on straight line ax plus by plus c equals to 0। आप कहेंगे सर इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बोले सर हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि P पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना, आपने शॉर्टकट भी डिस्कस कर लिया था, x2 माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोले सर फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम निकाल लेंगे, और अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लिया, q पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्यों नहीं कर सकते? pq जो है p पॉइंट अवेलेबल है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपने फाइंड आउट कर लिया तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने से आ जाएगा। लेकिन उतना सब करने की आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर दैट। एक सीधी सी बात ध्यान रखिएगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इफ आई डिनोट इट बाय p, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, पहली बात लेंथ इज ऑलवेज गोइंग टू बी सम पॉजिटिव वैल्यू, लेंथ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी। इट्स कैप्ड विथ मॉड साइन, मॉडुलस साइन के साथ में लिखा जाता है, एंड दैट इज गिवन बाय डायरेक्ट रिजल्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूला ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट रिजल्ट इज देयर टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ax1 प्लस by1 प्लस c मॉडुलस ऑफ दैट अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। द रीजन फॉर मॉडुलस इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, लेंथ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी। सो अगर इवन इफ इट इज कमिंग नेगेटिव, लेंथ अगर कहीं -8/5 आ रहा है, टेक द मॉड साइन ऑफ दैट, -8/5 आप लेंथ लिख के नहीं आओगे, आप 8/5 ही लिख के आओगे। जैसे एग्जांपल की बात करें, बहुत छोटे से में अगर आपको देखें, दैट डायरेक्ट रिजल्ट इज देयर। लेट्स से देयर इज अ स्ट्रेट लाइन 2x प्लस 5y माइनस 11 इक्वल्स टू 0, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है आपको, ठीक है। एंड देयर इज अ पॉइंट P पॉइंट 4, -3, ठीक है, 4, -3, और आपसे कहा गया कि 2x प्लस 5y माइनस 11 इक्वल्स टू 0 पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 4, -3 से, है ना। P पॉइंट इज 4, -3 एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 4, -3 ऑन द लाइन। देखिएगा हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, सिंपल सी बात है। P से अगर डिनोट कर रहा हूं मैं मॉड साइन, डोंट फॉरगेट अबाउट दिस मॉड साइन, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेगा। ax1, x को रिप्लेस करिए 0.4 से, प्लस by1, राइट, अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस
5 square. It is what? It is 5 into 3, 15, minus 15, minus 11, minus 26, और minus 26 plus 8, minus 18. बट minus 18 आप नहीं लिख के आने वाले. You are going to write 18 upon root 29. और दोस्तों, it is nothing but the length of perpendicular from the point on the straight line. सीधी सी बात है. डायरेक्ट रिजल्ट इज देयर. देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट लेंथ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फर्स्ट एंड देन अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला. डायरेक्टली आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लिख सकते. राइट? प्लीज नोट डाउन. We look some of the questions based on this concept of length of perpendicular. A straight line makes an intercept on the y-axis twice as long as that on the x-axis and is at a unit distance from the origin. Determine its equation. A straight line makes an intercept on the y-axis twice as long as that on the x-axis. पहली बात तो इंटरसेप्ट की बात कर रहा है कि y-axis पे जो इंटरसेप्ट है वो डबल है x-axis का, एंड इज एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस यूनिट डिस्टेंस 1 है. सबसे पहली बात, इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख दिया. x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1. इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1. You are aware of a is the intercept made by the straight line on x-axis, b is the intercept made by the straight line on y-axis. अब यहाँ पे जो गिवन है आपको कि y-axis पे जो इंटरसेप्ट है वो डबल है x-axis का. इसका क्या मतलब? b की वैल्यू 2 है. लिख दें 2x नहीं, b इज इक्वल टू 2 है. x एक्सिस पर इंटरसेप्ट a है तो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट 2a होगा. So equation can be written as x upon a plus y by 2a equals to 1. ठीक है? Take the LCM there. 2x plus y is equals to 2a. ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है. a और b तो मैंने अपनी साइड से लिए थे. ये रिजल्ट इज नॉट गोइंग टू बी इन टर्म्स ऑफ a b. ठीक है ना? नाउ इट इज द यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. एक बात हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइम आप डील करें स्ट्रेट लाइन से क्लास 11th में, पॉइंट की डिस्टेंस लाइन से, यार पॉइंट की डिस्टेंस लाइन से ये पॉइंट है ना, यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन है और ये स्ट्रेट लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 है. अब यूनिट डिस्टेंस बोले सर कौन सी लेना सर? ओरिजिन से डिस्टेंस लाइन की. बोले सर कौन सी डिस्टेंस? यार ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंसेस पॉसिबल है. ध्यान रखिएगा, ऑलवेज यू टू टेक द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस की अगर बात की जा रही है, इट्स ऑलवेज टेकन एज अ, जब तक कि ये नहीं कहा जाए कि मेजर्ड अलोंग दिस लाइन, किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है ऐसा. पॉइंट की डिस्टेंस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया समझ में. और उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि एंड इज द यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पर 1 के बराबर है. सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0,0 ऑन द स्ट्रेट लाइन 2x प्लस y माइनस 2a equals to 0 is 1. 0,0 से 2x plus y minus 2a equals to 0 पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 1 है. राइट? तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मॉड, डोंट फॉरगेट अबाउट दिस मॉड साइन. 2 into 0 plus ax1 plus by1 plus c upon root over 2 square plus 1 square equals to 1. That's nothing but मॉडुलस ऑफ 2a. माइनस 2a का मैग्नीट्यूड 2a लिख दिया, 2a का मॉडुलस ऑफ 2a इक्वल्स टू √5.
लेकिन मॉड साइन अगर आप रिमूव करोगे प्लस माइनस साइन विल अपीयर देयर, सो 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 5. So what is the equation of straight line? Straight line की इक्वेशन क्या होगी दोस्तों? 2x plus y equals to 2a. 2x plus y equals to plus minus root 5. That is equation of straight line. रिजल्ट ए के टर्म्स में मत लिख के आइएगा. रिजल्ट ए तो आपने अपनी तरफ से लिया है, एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट ए, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट उसका डबल है तो 2a लिया है आपने. तो डेफिनेटली ये जो गिवन था आपको कि लाइन की डिस्टेंस पॉइंट से 1 है, ये इसीलिए गिवन था सो दैट यू कैन एलिमिनेट दैट ए, अगर आप पैरामीट्रिक इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो. राइट, दैट्स द अप्रोच. और पॉइंट की डिस्टेंस लाइन से ऑलवेज टेक एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है. If P and P dash are the lengths of perpendicular from origin to the straight lines whose equations are given as length of perpendiculars from origin to the straight lines, और जो straight lines हैं, those straight lines are x sec theta plus y cosec theta equals to a, और जो second straight line है that is x cos theta minus y sin theta equals to a cos 2 theta. राइट, आपसे कहा गया है शो दैट, प्रूव करना है आपको 4p स्क्वायर प्लस p डैश स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर. क्या गिवन है? गिवन है आपको that P and P dash are the length of perpendicular from origin to the straight lines. Origin से फर्स्ट स्ट्रेट लाइन के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P के बराबर है, और origin से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सेकंड स्ट्रेट लाइन पर P डैश के बराबर है. राइट, ट्रिक ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, कोई दिक्कत नहीं, जाना चाहिए. देखिएगा तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, length of perpendicular from 0, 0 that is given as P is equals to length of perpendicular, उसको ax plus by plus c के फॉर्म में लिख लीजिए लाइन को. Can you tell me how to write this? x sec theta plus y cosec theta equals to a, तो x sec theta plus y cosec theta minus a equals to 0. तो कंफ्यूजन नहीं रहे, सीधी सी बात है. 0, 0 ये बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं, ये बता दूं मैं आपको, लेकिन ये भी आपका बेस है. 11th में पहली बार आप स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से फेस कर रहे हैं. हम चाहेंगे पहली बार से स्ट्रेंथ आपकी सही रहे. 0, 0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज ax1 प्लस by1 प्लस c. 0 को प्लेस करोगे आप इन प्लेस ऑफ सेक थीटा प्लस 0 माइनस ऑफ a upon root over. What is that root over? A square plus b square, that is sec square theta plus cosec square theta. सही समझ रहे हैं आप? We want p square, 4p square. ठीक है, देख लेंगे. sec square theta को हमने लिखा, if I go on squaring both sides, squaring कर देता हूं, so that ये मॉडुलस that will become positive a square upon स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा. sec स्क्वायर थीटा को लिखा 1 बाय cos स्क्वायर थीटा. ध्यान से देखिएगा प्लीज. sec स्क्वायर थीटा को लिखा 1 बाय cos स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा को लिखा 1 बाय sin स्क्वायर थीटा, और एलसीएम ले लिया. एलसीएम लेना तो आता है ना, अपने को स्क्वायरिंग कर दिया. 1 बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बिकम्स 1, और न्यूमरेटर में हो जाएगा, लिख ही देता हूं मैं ना. एलसीएम लेना लिखूं क्या, मतलब इट्स ओके, क्लियर है. 1 बाय cos स्क्वायर थीटा 1 बाय sin स्क्वायर थीटा, पहले तो स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड्स. 1 बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बिकम्स 1, दैट इज a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा. cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1, दैट्स ओके.
सेकेंड के ऊपर भी बात कर लें, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0, जीरो कॉमा जीरो से सेकेंड लाइन के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर गिवन इन द प्रॉब्लम इज पी डैश। चलिए देखें, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में और इक्वल्स टू 0, राइट, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पी डैश इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, 0 0 से इट्स 0 माइनस 0 माइनस ऑफ ए कॉस 2 थीटा अपॉन रूट ओवर cos square theta plus sin square theta. Cos square theta plus sin square theta is nothing but 1. It is magnitude of a cos 2 theta या minus of a cos 2 theta. P dash square a square cos square 2 theta, स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड. It is p square here. और ये cos square थीटा sin square दिख रहा है, cos square थीटा इंटू sin square थीटा आपको दिख रहा है. sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, ट्रिक को भूले तो नहीं आप. sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, cos square थीटा sin square थीटा है 4p स्क्वायर a स्क्वायर 4 टाइम्स cos square थीटा sin square थीटा. Sin 2 theta is 2 sin theta cos theta. It is square of that. 4p can be written as a square sin square 2 theta. आ रहा है क्या समझ में? अरे भाई sin 2a equals to 2 sin a cos a, उसका स्क्वायर करोगे तो 4 sin square a cos square a. That's what is happening here. और दोस्तों 4p square plus p dash square is equals to a square sin square 2 theta plus cos square 2 theta is nothing but 1. Result is a square. ठीक है? Now the question is, what are the points on the x-axis whose perpendicular distance from the line 4x plus 3y equals to 12 is 4. What are the points on x-axis? Points on x-axis whose perpendicular distance from the line 4x plus 3y equals to 12 is 4. Points on the x-axis. अब x-axis के ऊपर point है तो आप जरूर जानते हैं कि point x-axis के ऊपर है तो y coordinate 0. You can definitely take the point as t, 0 और x1, 0 या x, 0 जो भी आप कहें. x-axis पर y coordinate 0. So I have taken that point as t, 0. ठीक है? अब उसने कहा है कि points on the x-axis whose perpendicular distance from this line is 4. That is straight line is 4x plus 3y minus 12 equals to 0. और length of perpendicular from t, 0. Length of perpendicular from t, 0 on line 4x plus 3y minus 12 equals to 0 is 4. ठीक है? मॉडुलस ऑफ, डोंट फॉरगेट अबाउट द मॉड साइन, बार बार मैंने आपको समझाया. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लिख रहे हैं t, 0 से 4t प्लस 3 इंटू 0 माइनस 12 मॉड ऑफ दैट अपॉन रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 3 square, that is equals to what? 4, right? Modulus of 4t minus 12 is equals to 5 into 4, 20, right? Mod sign को remove करोगे तो minus will appear there. If you take plus sign, plus 20, then value of t 20 plus 12, 32 by 4, 8. And if you take minus sign, minus 20 plus 12, minus 8 by 4,
Points on the x-axis, there are 2 points. One of the point is 8, 0. Another point is minus 2, 0. Clear? So these were the questions, simple questions based on the concept of length of perpendicular. इनका सवाल है सर प्लॉट कैसे हो पाएगा, है ना, दोनों पॉइंट से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सेम कैसे हो रही है, ये सवाल है आपका. ओके अब जब प्लॉट करना है तो फिर एग्जैक्टली प्लॉट करना पड़ेगा, ये भी तय बात है. तो पहली बात तो 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12. तो 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर मैं लिखता हूं इसको, ये 2 पॉइंट हैं आपके सामने. फोर एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 12. एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना चाहते हैं ना आप, तभी तो हो पाएगी बात, आगे बढ़ पाएगी. राइट, इफ यू रिमेंबर इन दिस इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट को शिफ्ट करो, डिवाइड कर दो. x बाय 3 प्लस y बाय 4 इक्वल्स टू 1. तो x एक्सिस पर इंटरसेप्ट है 3. फॉर दैट यू विल हैव टू प्लॉट इट प्रॉपर. और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है कुछ 4. दैट इज द स्ट्रेट लाइन. ये है स्ट्रेट लाइन. 8, 0 ये पॉइंट हुआ आपका 3, 0. ये पॉइंट हुआ 0, 4. अच्छा 8, 0 और माइनस 2, 0 कहाँ होंगे, तो x एक्सिस के ऊपर होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं. यहां कहीं माइनस 2, 0. यहां कहीं 8, 0. राइट. अगर आपकी स्केचिंग प्रॉपर है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, जो आपने शायद समझ लिया होगा. आपने पूछा सर कैसे हो सकता है, तो शायद दिख रहा है आपको. पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज 4. माइनस 2, 0 से अगर आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे दैट विल बी 4. 8, 0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू 4. सो देयर इज नो प्रॉब्लम. क्लियर है, अब बहुत क्लियर. ये दैट इज द स्केचिंग. बट हाँ, वो स्केचिंग आप समझना चाहते हैं तो प्रॉपर प्लॉट करना पड़ेगा. फॉर दैट दिस इज 4 एंड दिस इज ऑल्सो 4. पॉसिबल है, यस इट इज वेरी मच पॉसिबल. पॉसिबल है तभी रिजल्ट में आ रहा है ना. तो स्ट्रेट लाइंस की समय हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस. एंड ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3. 3 vertices are given to you. And how to find out centroid, orthocenter, circumcenter, incenter of the triangle with vertices given as x1 y1 x2 y2 x3 y3. इसमें सबसे पहले जो पॉइंट का मैंने जिक्र किया दैट इज अबाउट द सेंट्रॉइड विच इज देयर इन क्लास 10th ऑल्सो. सेंट्रॉइड इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस. ध्यान से देखिएगा. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 1 by 1. सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं. सेंट्रॉइड, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस. मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट्स ऑफ मीटिंग ऑफ 3 लाइंस. Point A x1 y1, point B x2 y2, point C x3 y3. वर्टाइसेस गिवन है आपको ट्राइंगल के. और मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट. मीडियन से क्या मतलब समझे. ए पॉइंट, पॉइंट ए से अगर मैं मीडियन ड्रॉप कर रहा हूं BC पर, दैट मीन्स इट बाइसेक्ट्स. जो बाइसेक्ट करेगी वो मीडियन होगा. दैट इज डी पॉइंट. लाइकवाइज बी से मीडियन ड्रॉ करते हैं, BE एंड CF. और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज नथिंग बट द सेंट्रॉइड.
अब जब मैंने मीडियंस कहा है तो इफ आई एम इंटरेस्टेड इन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, डी के कोऑर्डिनेट्स में इंटरेस्टेड हूं, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, दैट इज नथिंग बट x2 प्लस x3 बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 बाई 2। कोई दिक्कत तो नहीं? मिडिल पॉइंट यार, मिडिल पॉइंट। लाइकवाइज दूसरा भी तीसरा भी फाइंड आउट कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। सेंट्रॉइड, हाँ ये बात ज्योमेट्री से हम जरूर बोल सकते हैं दैट सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1, है ना? मीडियन in 2:1 ratio from vertex, right? So it's 2:1, 2:1 का रेशियो है, दैट्स अ रेशियो। और जी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, कोई परेशानी नहीं है। जी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है दोस्तों, अगेन सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला, दिस 1 इंटू x1, चलिए लिख देते हैं 1 इंटू x1 प्लस 2 इंटू x2 प्लस x3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 कॉमा 1 इंटू y1, अगेन सेक्शन फॉर्मूला ही अप्लाई किया, and it is nothing but that coordinates for centroid is simply x1 plus x2 plus x3 upon 3 and y1 plus y2 plus y3 upon 3. That is nothing but the centroid. आजकल सीबीएसई में ये क्लास 10 से स्टार्ट हो जाता है, आई थिंक, है ना? So this is the vertices. Vertices are given as x1, y1, x2, y2, x3, y3, and how to find out the centroid? It is simply x1 plus x2 plus x3 by 3 and y1 plus y2 plus y3 by 3. Right? ये तो हुई पहली बात. Now I will be discussing about the orthocenter. One by one we are going to discuss the terms based on the triangle. Triangle के ऊपर based है ना? Centroid, orthocenter, circumcenter, incenter. Centroid. Now we discuss about the orthocenter, orthocenter of the triangle. Orthocenter of the triangle. Again, triangle के vertices आपको फिर से given है. Vertex A is x1 by 1, B is x2 by 2, and C is x3 by 3. Orthocenter is what? Orthocenter की जब बात की जाती है तो orthocenter is nothing but the point of intersection or point of concurrency of अल्टीट्यूड्स, या वर्टेक्स से परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया अपोजिट साइड के ऊपर और उन तीनों परपेंडिकुलर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट पहले समझिएगा, है ना? तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ अल्टीट्यूड्स या परपेंडिकुलर्स, अल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब वर्टेक्स ए से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, लेट्स से इट मीट्स एट डी पॉइंट, ए वर्टेक्स ए से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो डी पॉइंट पे मीट कर रहा है। सिमिलरली बी से भी परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया विच मीट्स एट ई ऑन द अपोजिट साइड,
और सी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आपने अपोजिट साइड पे, दैट इज सी एफ, और ए डी बी ई सी एफ इन द प्रीवियस केस दोज वेर द मीडियंस, जहां पे वो बाइसेक कर रहा था, यहां पे बाइसेक नहीं कर रहे हैं, परपेंडिकुलर से। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ अल्टीट्यूड्स, दोज अल्टीट्यूड्स आर ए डी बी ई सी एफ, and that point of concurrency of altitudes is given by orthocenter, वो होता है orthocenter। ये तो होता है, लेकिन how to find out the point of coordinates of orthocenter? Now the question is x1 y1 x2 y2 x3 y3 vertices आपको given है, आपने कहा altitudes का intersection point, yes fine, AD BE CF का point of intersection that is orthocenter, that's okay. How to find out that? We are find out तो तभी कर पाओगे जब तुम at least any of the two, किन्हीं भी दो altitudes की equation आप find out कर पाओगे, तभी आप दोनों को solve करके आप find out कर पाओगे orthocenter। Are you getting the point? यार AD BE CF का intersection point है orthocenter, तो AD BE की equation निकाल लो, या बी सी एफ की, कोई भी दो लाइंस की इक्वेशन तो निकालना पड़ेगी ना, तभी तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। उससे क्या होगा? देखिएगा, ठीक है, आप सोच रहे हैं काफ़ी हद तक ठीक ठाक सोच रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। परपेंडिकुलर लाइंस, कंसेप्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, इन दैट केस प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज इक्वल्स टू -1, m1 m2 इक्वल्स टू -1। बस इस बात का हम यूज़ करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। अप्रोच क्या होगी, उस अप्रोच को हम देखना चाह रहे हैं। हमारा टारगेट है फाइंड आउट एनी टू ऑफ द थ्री अल्टीट्यूड्स और सॉल्व कर लेंगे। कोई भी दो अल्टीट्यूड्स फाइंड आउट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो विल बी गेटिंग द ऑर्थोसेंटर। देखिएगा, सबसे पहला काम किया हमने स्लोप ऑफ बीसी। लाइन की इक्वेशन की जरूरत नहीं है, स्लोप इटसेल्फ इज ओके। स्लोप ऑफ बीसी आपने, ये तो मैं आपको बता रहा हूं क्या प्रोसीजर होगी, क्वेश्चन विल बी टेकिंग सेपरेटली। आपको आइडिया तो हो कि व्हाट इज ऑर्थोसेंटर एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थोसेंटर। तो स्लोप ऑफ बीसी कैलकुलेट कर पाएंगे आप क्या? क्यों नहीं कर पाएंगे? x2 y2 और x3 y3 अगर पॉइंट्स अवेलेबल हैं तो यस यू कैन। y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, अरे दो पॉइंट्स अवेलेबल हैं तो स्लोप फाइंड आउट करना कोई इशू नहीं आपके लिए। स्लोप ऑफ बीसी आपको मिल गया, तो यस यू कैन कैलकुलेट स्लोप ऑफ एडी ऑल्सो। और बोले सर कैसे, क्यों? परपेंडिकुलर, राइट, यू गॉट द स्लोप ऑफ एडी। एडी की स्लोप आ गई, पॉइंट तो अवेलेबल है आपके पास, ए पॉइंट x1 y1, एक पॉइंट अवेलेबल है, स्लोप मिल गई, तो और क्या चाहिए? खुश हो जाओ, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म है ना, खुश होने की बात, उसमें कोई गलत थोड़े ना है भाई। स्लोप मिल गई और पॉइंट है अवेलेबल, तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, यू विल बी गेटिंग इक्वेशन ऑफ एडी। एंड द सेम प्रोसीजर दूसरे अल्टीट्यूड के लिए कर लीजिए, जैसे स्लोप ऑफ एसी, एसी की स्लोप निकल आएगी, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप आ जाएगी विच इज बी। स्लोप ऑफ बी यूजिंग m1 m2 इक्वल्स टू -1। और दोस्तों अगर b की स्लोप आ गई और b पॉइंट तो अवेलेबल है आपके पास x2 y2, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ b। दोस्तों ये दूसरा अल्टीट्यूड आ गया, और दोनों अल्टीट्यूड पहले समझ लीजिए ना आप लोग, दोनों अल्टीट्यूड्स अगर आपके हाथ में आ गए
सॉल्व कर लो। अल्टीट्यूड्स क्या हैं? दोज आर नथिंग बट द स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस को सॉल्व कर लो, यू विल बी गेटिंग द ऑर्थो सेंटर, you will be getting the ortho center. That is the procedure. आ गया समझ में? So we have discussed about centroid, then ortho center, circumcenter. In fact, when we say circumcenter, that circumcenter is nothing but the point of concurrency or point of intersection of what? Of what? Point of intersection or point of concurrency of perpendicular bisector. Perpendicular bisectors. अभी ऑर्थोसेंटर का डिस्कशन किया था, तो ऑर्थोसेंटर में इट वाज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ अल्टीट्यूड्स ओनली परपेंडिकुलर्स, बट अभी यहां पर परपेंडिकुलर भी है एज वेल एज बाइसेक्टर भी। बाइसेक्ट मतलब हाफ हाफ करना, और परपेंडिकुलर भी होना, ठीक है ना, दोनों बातें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। x1 y1 x2 y2 x3 y3 vertices given to you, point of concurrency of perpendicular bisector, line which is perpendicular as well as bisector both. ऑर्थोसेंटर से कंफ्यूज मत होना, है ना। in that case it is only altitude, only perpendicular, but now it is perpendicular as well as bisector both. Perpendicular as well as bisector both, and it's need not to require that it is passing through the vertex, कोई जरूरत नहीं है। It's not the case कि it is going to pass through A. A से कब पास करेगा वो? Equilateral triangle. It is going to pass through A in case of इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। एक्चुअल में ये कि इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आपने जो पढ़ा है अभी, सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर, ये सारे पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाएंगे। इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल वो एक स्पेशल केस होगा, बट फिलहाल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट, perpendicular line is perpendicular as well as bisector both. Line is perpendicular as well as bisector both. Right? Line is perpendicular as well as bisector both. ठीक है? Let's say this point of intersection is O dash. Right? So point of concurrency of perpendicular bisector O dash D, O dash E और O dash F का point of intersection होगा circumcenter। पहले समझिए, इन तीनों का जो point of intersection होगा वो होगा circumcenter। लेकिन परेशानी एक बार फिर वही हमारे सामने है, how to find out the coordinates of circumcenter। circumcenter के coordinates कैसे find out किए जाए? Just think over that, everybody please। Everybody, just think over that. How can you calculate coordinates of O dash? सारी बातें आपके सामने। And just now you have calculated the orthocenter also. दिख रहा है कुछ? क्या दिख रहा है बताइए? Right? But point is not there. देखिए ठीक सोच रहे हैं, स्लोप ऑफ BC यू कैन फाइंड आउट दैट
है ना, स्लोप ऑफ BC y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप ऑफ O डैश D, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज m1 m2 इक्वल्स टू -1, दैट्स फाइन। सभी लोग समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक पॉइंट की जरूरत है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर भी तो है ये, क्यों चिंता कर रहे हो? D इज नथिंग बट मिड पॉइंट ऑफ BC, बस काफी है यार। यू विल बी गेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, O डैश D की स्लोप मिल जाएगी, यू विल बी गेटिंग इक्वेशन ऑफ O डैश D, एंड सिमिलरली दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल लीजिएगा, राइट? इट इज परपेंडिकुलर एज वेल एज बाइसेक्टर बोथ। किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालिए और उनको सॉल्व कर लीजिए, यू विल बी गेटिंग द सर्कम सेंटर, वो होगा सर्कम सेंटर। एक और बात, जो क्लास 10th में भी कहीं ना कहीं आप सर्कम सर्कल बनाना सीखते हैं, आई थिंक सर्कम सर्कल बनाना होता है आपको ज्योमेट्री से, और वो ये होता है, ध्यान से देखिएगा, ये तो आपने सर्कम सेंटर फाइंड आउट कर लिया। एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं, फिलहाल मेरा टारगेट है हाउ टू फाइंड आउट द सर्कम सेंटर, वो बात हो गई। O डैश A, O डैश B और O डैश C, ये जो है ये तीनों बराबर होंगे। सर्कम सेंटर से अगर आप ज्वाइन करते हैं B को, सर्कम सेंटर से ज्वाइन करते हैं C को, और सर्कम सेंटर से ज्वाइन करते हैं A को, ये तीनों बराबर होंगे। और ये होता है कैपिटल R से यूजुअली डिनोट किया जाता है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। तो O डैश A, O डैश B, O डैश C, इसको अगर आप सेंटर लेते हुए अगर आप सर्कल बनाओगे, इट्स गोइंग टू बी अ सर्कम सर्कल देयर। आई थिंक इट इज देयर इन क्लास 10। फाइन, ठीक है। दैट्स द कंसेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज सर्कम सेंटर। ये कैपिटल R जो होता है ना, दैट कैपिटल R डिनोट्स रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल, है ना? प्लीज नोट डाउन दिस ऑल्सो। नाउ वी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ इन सेंटर। फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट सेंट्रॉइड, देन ऑर्थोसेंटर, सर्कम सेंटर, एंड नाउ इट्स टर्न फॉर इन सेंटर। Again, vertices are given to you, x1 y1, x2 y2 and x3 y3, और आपको कैलकुलेट करना है इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। व्हाट इज दैट इन सेंटर? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। और कैसे एंगल बाइसेक्टर? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नथिंग बट द इन सेंटर। देखिएगा, पॉइंट ए x1 y1, पॉइंट B x2 y2 and point C x3 y3, ये वर्टाइसेस आपको गिवन है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वर्टेक्स ए मतलब एंगल BAC, एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ दैट, right? And likewise the third one, एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स।
ठीक है, और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज नोन टू बी द इन सेंटर, आई से डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय आई. हाउ टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स? इट इज अगेन बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होता है, एंड इट इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्री में एक रिजल्ट यहाँ पढ़ते हैं, सुनिएगा इस बात को ध्यान से और नोट भी कीजिएगा. AD इज द एंगल बाइसेक्टर, है ना, इन द ट्राइंगल बी ABC. तो AD एंगल बाइसेक्टर है, तो ध्यान रखिएगा. AD divides साइड BC इन द रेशियो दैट BD is to DC is equals to AB upon AC. This angle bisector AD divides the side BC in the ratio BD is to DC is equals to AB is to AC. इस कंसेप्ट का यूज करते हुए आप एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करते हैं. बट फिलहाल अभी मैं आपको ये बताऊंगा, यहां पर आपको एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट या फिर ये कहिए कि इन सेंटर कैलकुलेट करने के लिए यू विल हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंसेस. मतलब बोर्ड पे देखिए प्लीज, AB की लेंथ आपको फाइंड आउट करना पड़ेगी, एंड दैट AB इज नथिंग बट स्मॉल c. BC वर्टाइसेस तो अवेलेबल है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना कोई बड़ी बात नहीं. BC इज नथिंग बट स्मॉल है, और AC दैट इज इक्वल टू स्मॉल b, है ना. AB स्मॉल c, BC स्मॉल a, AC इज स्मॉल b. डिस्टेंस है ना. और I के जो कोऑर्डिनेट्स लिखोगे आप, लिखे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा. ये BC जो लेंथ है दैट इज स्मॉल a, दिस AC इज स्मॉल b लेंथ है ना, और BC जो है वो स्मॉल c. हाउ टू राइट दैट? ध्यान से देखिए, बोर्ड पे देख लीजिएगा. इट इज रिटन एज AX1, लेंथ ऑफ दिस साइड इज A, और उसके अपोजिट वर्टेक्स AX1 प्लस BX2, x कोऑर्डिनेट फॉर द इन सेंटर, BX2 प्लस CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C, कॉमा. इसका y कोऑर्डिनेट आप कैलकुलेट करोगे, AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन A प्लस B प्लस C. That is nothing but the point of concurrency of angle bisectors. स्मॉल a, स्मॉल की डिस्टेंसेस है साइड्स की, या साइड की लेंथ है. स्मॉल a और उसके अपोजिट वर्टेक्स x1, AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C. एंड सिमिलरली फॉर द y कोऑर्डिनेट्स. एक्चुअल में अगर कहीं आपके दिमाग में आता कैसे आता है सर, इट इज बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट. ये भी सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से ही आता है, यूजिंग दिस रिजल्ट. लेकिन आपके लिए काफी होगा, रिमेंबर दिस रिजल्ट. ठीक है, बट हाँ इसमें थोड़ा लंबा काम है, क्योंकि आपको साइड्स की लेंथ कैलकुलेट करना होगी. और ये ध्यान रखिएगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाते हैं सारे. ठीक है, देखो, इफ यू वांट टू डिराइव दिस रिजल्ट, क्या करेंगे हम? सबसे पहले समझ लीजिए प्लीज सभी लोग, डेरिवेशन इज सच नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन सेक्शन फॉर्मूले का ही एप्लीकेशन है. देखो, B पॉइंट इज अवेलेबल, C पॉइंट इज अवेलेबल, और हमें आइडिया है कि AD डिवाइड्स BC इन द रेशियो BD is to DC such that it is equals to AB is to AC. AB की लेंथ आपके पास नोन है, दैट इज स्मॉल c, और AC की लेंथ नोन है स्मॉल b. रेशो पता है आपको, C is to B का रेशो, केवल समझ लीजिएगा. C is to B का रेशो पता है, यू कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D. बोले सर कैसे? सेक्शन फॉर्मूला.
डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ना। सी इज टू बी का रेशियो है तो सेक्शन फॉर्मूला लगाना तो कोई बड़ी बात नहीं। यू विल बी गेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब डी के कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है, ए के कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है, और ध्यान से अगर आप देखें तो बी आई या बी आई या बी ई ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है, बी आई या बी ई ये भी तो एंगल बाइसेक्टर, और अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी सेम प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। कौन सी सेम प्रॉपर्टी? सेक्शन फॉर्मूले की आई डी अपॉन आई ए इज इक्वल टू बी डी इज टू बी ए। सेक्शन फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करना होगा एंड देन यू विल बी गेटिंग, क्योंकि डी तो आपके पास अवेलेबल है, पता लगा लिया आपने, ए गिवन है, और सेक्शन फॉर्मूला दोबारा लगाएंगे यू विल बी गेटिंग ए। इतना काफी फिलहाल आपके लिए। एक और बात, इफ आई टेक दिस इन सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं हम अपोजिट साइड्स के ऊपर, ध्यान से देखिएगा। लेट्स से दिस पॉइंट इज डी डैश, ई डैश, कहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए? इन सेंटर। पहले इन सेंटर निकाल लिया आपने, और इन सेंटर निकालने के बाद आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। आई डी डैश इज इक्वल्स टू आई ई डैश इज इक्वल्स टू आई एफ डैश, आई ई डैश इज इक्वल्स टू आई डी डैश इज इक्वल्स टू आई ई डैश इज इक्वल्स टू आई एफ डैश, और ये होता है स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है, और ये होता है रेडियस ऑफ इन सर्कल। और इसको रेडियस लेते हुए जो सर्कल आप कंस्ट्रक्ट करोगे वो बनेगा इन सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। जैसे हमने देखा था ना, सर्कल ऑफ द ट्राइंगल, नाउ इट इज इन सर्कल ऑफ। बट अभी स्ट्रेट लाइन आपको जरूरत लगेगी, दैट इज नॉट अबाउट सर्कम सर्कल और in circle, that is about the how to find out the coordinates of circumcenter or incenter. So we'll be discussing how to calculate centroid, orthocenter, circumcenter, incenter when vertices of the triangles are given or sides of triangle are given. अगर sides of triangle given है उस केस में आपको vertices find out करना पड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बिफोर डिस्कसिंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट, एक और बात जो हमने अभी अभी कही, कई बार कही इनफैक्ट, सेंट्रॉइड, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस, ठीक है। इन सेंटर, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। सर्कम सेंटर, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ऑर्थो सेंटर, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ अल्टीट्यूड्स। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो एक और टर्म यहाँ पे हम डिस्कस कर लें बिफोर डिस्कसिंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट, कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस एक बहुत सिंपल सी बात हुई कि थ्री लाइंस आर सेड टू बी कॉन्करेंट प्रोवाइडेड दे आर मीटिंग एट वन पॉइंट। अरे अभी अभी हमने कहा अल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट इज द ऑर्थो सेंटर, तो अल्टीट्यूड्स आर स्ट्रेट लाइंस, और कॉन्करेंट लाइन से ऑर्थो सेंटर पे मीट हो रही है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन सर्कम सेंटर हमने कहा, तो अगेन कॉन्करेंट लाइन से, है ना। सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस, ठीक है। तो कॉन्करेंट लाइंस मतलब थ्री लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस एट वन पॉइंट। If I say a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0, and a3x plus b3y
plus C3 equals to 0. ये 3 straight lines are given to you in terms of ax plus by plus c equals to 0. These 3 lines are said to be concurrent provided they are meeting at one point, है ना, सीधी सी बात है. कैसे प्रूव करोगे आप ये 3 लाइंस कॉन्करेंट लाइंस है? बहुत सिंपल सी बात, लेकिन देयर आर मेनी इक्वेशंस व्हिच आर बेस्ड ऑन दिस. कैसे प्रूव करोगे अमन, कैसे प्रूव करोगे आप? हाउ कैन यू प्रूव दैट दिस 3 लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट? 3 लाइंस एक पॉइंट पे मीट कर रही है, कैसे प्रूव किया जाए? ये तीनों लाइंस की इक्वेशन गिवन है आपको. बोलिए ऋषि. हाँ, किसके और कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूला आप कहाँ लगा पाएंगे, क्योंकि ये तो लाइंस गिवन है फिलहाल. तो बोलिए अमन. तो यश, किसको सॉल्व करेंगे? तीनों इक्वेशंस को किसके साथ सॉल्व करेंगे आप? बहुत सिंपल सी बात है. दिस इज L1, दिस इज L2, दिस इज L3 और आपको प्रूव करना है तीनों लाइंस कॉन्करेंट लाइंस हैं. आप टेक एनी 2 ऑफ द 3 लाइंस, टेक एनी 2 ऑफ 3 लाइंस, 3 में से कोई भी 2 लाइंस ले लीजिए और उनको सॉल्व कर लीजिए. लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं नहीं करते हैं? टेक एनी ऑफ द 2, जो भी आपको ज्यादा आसान लगती है, L1 L2 या L1, तीनों को नहीं सॉल्व करेंगे एट ए टाइम, 2 को सॉल्व करेंगे. L1 L2 और L1 L3 और L2 L3. सॉल्व एनी 2 ऑफ द 3, ठीक है. और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइक आपने L1 L2 को सॉल्व किया, यू गॉट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर. और अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीसरी लाइन को सेटिस्फाई कर गया, मान लीजिए 3,4 आया और 3,4 तीसरी को सेटिस्फाई कर गया, कॉन्करेंट है. आ रही क्या बात समझ में? और अगर दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर वो तीसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कॉन्करेंट नहीं है. बस, ठीक है. दैट इज द ओनली पॉइंट. भाई ये दीज आर द 3 स्ट्रेट लाइंस. बहुत सिंपल सी बात है. सॉल्व एनी 2 ऑफ द 3, फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड इफ इट इज सेटिस्फाइंग द थर्ड वन, कॉन्करेंट. और नहीं कर रहा है तो कॉन्करेंट नहीं है, ठीक है. Now look for the question. Vertices of the triangle are given as 1, 1, 3,5 and 3,0. These 3 vertices are given to you. और आपसे कहा गया फाइंड आउट द ऑर्थोसेंटर. ऑर्थोसेंटर फाइंड आउट करना है. ऑर्थोसेंटर, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ अल्टीट्यूड्स. देखो, अगर मैं उसे एग्जैक्ट नहीं प्लॉट कर रहा हूं वर्टाइसेस लेते हुए, ठीक है, A point 1,1, B point is 3,5, C point is 3,0. ऑर्थोसेंटर अल्टीट्यूड्स, तो हमें 2 अल्टीट्यूड्स की इक्वेशन निकालना होगी, सीधी सी बात है. Let's say we are going to calculate the equations of AD and BE. 2 altitudes find out कर लेंगे, दोनों को solve कर लेंगे, we'll be getting the orthocenter. अब how to find out equation of AD step by step देख लीजिए. सबसे पहली बात, slope of BC. Slope of BC जब आपने चेक किया, that is coming as y2 minus y1 अपॉन x2 माइनस x1. और आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि डिनोमिनेटर 0 बन रहा है. डिनोमिनेटर 0 बन रहा है मतलब स्लोप अनडिफाइंड हो रही है. स्लोप इज बिकमिंग अनडिफाइंड, स्लोप इन्फिनिटी हो रही है. तो मैंने आपको हिंट दिया कि स्लोप इन्फिनिटी कब होती है? व्हेन लाइन इज y एक्सिस, नॉट नेसेसरली y एक्सिस. y एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होगी उसकी स्लोप अनडिफाइंड होगी ना. तो इसका सीधा सा मतलब
स्लोप ऑफ BC इज कमिंग एज अनडिफाइंड, इट इज अनडिफाइंड। इसका सीधा सा मतलब कि BC लाइन कौन सी एक्सिस के पैरेलल है? Y एक्सिस के पैरेलल है। Y एक्सिस तो नहीं है ना, लेकिन ये इट्स लाइन पैरेलल टू Y एक्सिस। एक सीधी सी बात है, AD लाइन उसके परपेंडिकुलर है, पहले सुनिएगा समझिएगा। लाइन AD परपेंडिकुलर टू BC, तो अगर सुनिए BC अगर Y एक्सिस के पैरेलल है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वो X एक्सिस के पैरेलल होगी। यार Y, सिंपल सी बात है, कोई लाइन है जो Y एक्सिस के पैरेलल है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन X एक्सिस के पैरेलल होगी ना। लाइन AD पैरेलल टू X एक्सिस, X एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो बता सकते हैं आप? X एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब बोले सर कांस्टेंट कहां से बताओगे आप, क्यों? इट इज पासिंग थ्रू 1,1। AD की जो इक्वेशन है वो y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। हाउ टू फाइंड आउट दैट कांस्टेंट? पासिंग थ्रू 1,1। ये 1,1 से पास कर रही है और 1,1 से पास कर रही है तो y इक्वल्स टू 1। अरे भाई 1 सेटिस्फाई करोगे तो लैम्डा की वैल्यू 1, y इक्वल्स टू 1। एक सीधी सी बात है, y इक्वल टू 1 यू आर गेटिंग द इक्वेशन ऑफ AD। और एक और मजेदार बात कि y इक्वल्स टू 1 इज द इक्वेशन ऑफ AD। ऑर्थो सेंटर AD के ऊपर ही तो है, ऑर्थो सेंटर AD पर ही तो है, तो ऑर्थो सेंटर का y कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गया 1। ऑर्थो सेंटर इज क्लियरली अ पॉइंट ऑन द AD, तो AD लाइन के ऊपर तो जो भी पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट फिक्स है 1, तो ऑर्थो सेंटर का भी y कोऑर्डिनेट 1। आ गई ना बात समझ में? अब दूसरी इक्वेशन फाइंड आउट कर लें। सो स्लोप ऑफ AC, यस AC लाइन की स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट्स कमिंग एज माइनस हाफ। सो स्लोप ऑफ B, क्यों आ रहा है ना सभी लोगों को समझ में? दैट इज 2 यूजिंग m1 m2 इक्वल्स टू -1। बार बार नहीं बोलना पड़ेगा शायद। इक्वेशन ऑफ B कैसे? 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, B पॉइंट अवेलेबल है आपको 3,5। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस। y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, y इक्वल टू 2x माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1। ठीक है ना? y इक्वल टू 2x माइनस 1 किसकी इक्वेशन आ गई? B की। दोनों का सॉल्व कर लीजिए। AD y इक्वल्स टू 1, ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तेजी से बता दीजिए। y कोऑर्डिनेट तो फिक्स है 1, y की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। 2x इक्वल्स टू 2, 2x इक्वल्स टू 2, x इज 1। यू आर गेटिंग द ऑर्थो सेंटर एज 1,1। आप परेशान हो जाएंगे, बोले सर ये ऑर्थो सेंटर 1,1 कैसे हो गया? ऑर्थो सेंटर तो बोले सर यहाँ कहीं बनाया था और ये तो 1,1 इज वन ऑफ द वर्टेक्स। नहीं देखा आपने? देखा? बोले तो गड़बड़ हो गई सर, कुछ तो गलत हो गया यहाँ पर। ऑर्थो सेंटर इज कमिंग एज 1,1, नॉट अनडिफाइंड। ऑर्थो सेंटर इज कमिंग एज 1,1। आपने कहा सब कुछ ठीक होता सर, लेकिन 1,1 इज वन ऑफ द वर्टेक्स। बोले ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना? ऐसा कब होगा?
ऐसा तब होगा दोस्तों, देखो इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, और इसके लिए एक सबसे बढ़िया तरीका है, इसको हम एग्जैक्टली प्लॉट करके भी देख लेंगे, विल बी गेटिंग द आइडिया। बट ऐसा हो सकता है, जरूर हो सकता है, और इसके लिए एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। If I take some other question as one of the vertex is given as 0, 0, other vertex is given as 3, 0, and third vertex is given as 0, 5, राइट? ये क्वेश्चन समझिएगा, ये तीन वर्टाइसेस आपको गिवन है 0, 0, 3, 0, 0, 5, और आपसे कहा फाइंड ऑर्थो सेंटर। फाइंड ऑर्थो सेंटर, आप जब इसे प्लॉट करेंगे, 0, 0 इज क्लियरली ओरिजिन, पहले समझ लीजिए, 0, 0 इज ओरिजिन नियर 0, 0, 3, 0 एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट होगा, और 0, 5 वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट होगा। राइट? ओ ए बी, लेट्स से दैट्स द ट्राइंगल देयर, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। आपसे कहा गया इसका ऑर्थो सेंटर बता दो। बड़े सर करते हैं, कोशिश करेंगे, वही स्लोप निकालेंगे, एक की स्लोप निकालेंगे, पूरी प्रोसीजर जैसे अभी किया, उतना टाइम तो लगेगा? नहीं लगेगा। आप ट्राइंगल को ऑब्जर्व करेंगे, ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है? दैट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। टेंशन मत लीजिएगा, अगर ये क्लियर हो जाता है कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 3 वर्टाइसेस आर देयर जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर फॉर्म कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, ऑर्थो सेंटर इज ऑलवेज द पॉइंट is one of the vertex where right angle triangle is formed. इस केस में अगर आपसे ऑर्थो सेंटर पूछा जाएगा, आप ज्यादा लोड नहीं लेंगे, आप कहेंगे ऑर्थो सेंटर 0, 0 ही है, 0, 0 is the point where right angle is formed. So if you are getting 1, 1 is one of the, आप जरूर करके देखिए, if you are getting 1, 1 as the ortho center, that means जब आप इसका अगर ड्रॉ करोगे या अगर आप प्लॉट करोगे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये जरूर होना चाहिए। इफ यू आर गेटिंग द ऑर्थो सेंटर करेक्टली एज 1, 1, तो ये पहले समझ लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और राइट एंगल कहां होगा? एट 1, 1। अगर किसी क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाए कि ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, जिस पॉइंट पर राइट एंगल बन रहा है, दैट्स द ऑर्थो सेंटर। क्लियर? इफ यू कैलकुलेट द ऑर्थो सेंटर हियर 0, 0, 3, 0, 0, 5, इसीलिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, जहां पे एक ओरिजिन है, एक एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, एक वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, तो जो ऑर्थो सेंटर होगा वो पॉइंट होगा ओरिजिन, जिस पॉइंट पर राइट एंगल बन रहा है। तो इफ यू ड्रॉ दिस ट्राइंगल, अगर आप इसको प्रॉपर्ली प्लॉट करेंगे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आएगा। क्लियर?